स्टूडेंट्स, तो चैप्टर जो अपना चल रहा है क्लास 12th से लेसन 9th उपसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ परिभाषाएं और कुछ संरचनाएं, जिसमें पहली परिभाषा किलेट वलय, फिर उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय मंडल व आयनिक मंडल, होमोलैप्टिक व हेटेरोलैप्टिक संकुल और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नामकरण का क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट इस चैप्टर से पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम के अंदर नामकरण का चैप्टर इस क्वेश्चन से पूछा जाता है, जो हमारा इस चैप्टर से पूछा जाता है, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इस यूनिट का। तो उसमें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकालनी आनी चाहिए। तो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने हेडिंग्स हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर शशि सिडाना के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट हमारा किलेट वलय। किलेट वलय क्या होती है? जो बहुदंतुक लिगैंड होते हैं, जैसे द्विदंतुक लिगैंड है, त्रिदंतुक लिगैंड है, चतुर्दंतुक लिगैंड है, तो ये लिगैंड जब धातु को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ द्विदंतुक लिगैंड का, एथेन 1,2 डाईअमीन, एथेन 1,2 डाईअमीन या एथिलीन डाईअमीन एक द्विदंतुक लिगैंड है, एथिलीन डाईअमीन, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। द्विदंतुक लिगैंड है ये एथिलीन डाईअमीन। तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। इस चैप्टर के 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो उन दोनों वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से पहले वो दोनों वीडियो देख लें, तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उनसे वो पिछले दोनों वीडियो आप लोग देख लें, तो फिर इस वीडियो पर आएँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पॉइंट हमारा चल रहा है किलेट वलय। तो जो द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक या षटदंतुक लिगैंड होते हैं, यानी जो बहुदंतुक लिगैंड होते हैं, जैसे मैंने द्विदंतुक लिगैंड का एग्जाम्पल उठाया एथिलीन डाईअमीन, तो इसका फार्मूला हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर सीखा था कि कैसे इसका फार्मूला बनाना है। तो अभी मैं इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसमें एक दाता परमाणु तो ये वाला नाइट्रोजन है और एक दाता परमाणु ये वाला नाइट्रोजन है, तो ये 2 दाता परमाणु हैं इसमें। अब मान लो यहाँ कोई धातु है, मेटल है M, ये M मेटल है। अब संकुल यौगिक कैसे बनता है? जब द्विदंतुक जो लिगैंड है वो अपने लोन पेयर जो है वो उपसंयोजक बंध में यूज कर लेता है, एकाकी युग्म उपसंयोजक बंध में यूज कर लेता है। अब ये क्या करेगा, ये वाला लोन पेयर यूज कर लेगा और धातु के साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। ऐसे ये वाला लोन पेयर भी यूज कर लेगा और धातु के साथ उपसंयोजक बंध बना लेगा। इस प्रकार इसने 2 उपसंयोजक बंध धातु के साथ बना लिए हैं। तो अब आप देख रहे हैं 2 उपसंयोजक बंध बनाने के बाद जैसे ही द्विदंतुक लिगैंड ने धातु के साथ 2 उपसंयोजक बंध बनाए तो एक वलय संरचना बन गई है। ये वलय संरचना बन गई है MnH2 CH2 CH2 NH2, तो ये एक रिंग बन गई है, वलय बन गई है। इस वलय को हम कहते हैं किलेट वलय। और ये जो लिगैंड है एथिलीन डाईअमीन, इसे हम बोलते हैं किलेट लिगैंड। तो ये लिगैंड जो है किलेट लिगैंड है और ये वलय जो है किलेट वलय है। इस प्रकार जब बहुदंतुक लिगैंड धातु को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो वो धातु के साथ वलय संरचना का निर्माण करते हैं। इस वलय को किलेट वलय कहते हैं और ऐसे लिगैंड किलेट लिगैंड कहलाते हैं। तो अगला डेफिनेशन हमारा है उपसंयोजन संख्या, जिसे हम समन्वय संख्या के नाम से भी जानते हैं। समन्वय संख्या, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। उपसंयोजन संख्या क्या है? धातु द्वारा लिगैंड जो है धातु के साथ उपसंयोजक बंध बनाता है, उन उपसंयोजक बंधों की संख्या को ही हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो धातु द्वारा बनाए गए
कुल उपसंयोजक बंधों की संख्या, या हम कह दें लिगैंड द्वारा धातु के साथ बनाए गए, लिगैंड द्वारा धातु के साथ बनाए गए कुल उपसंयोजक बंधों की संख्या। यानी आपने मोटी मोटी बात जो ध्यान रखनी है वो संकुल यौगिक में कुल उपसंयोजक बंधों की संख्या गिननी है आपने। जितने उपसंयोजक बंध बनेंगे उतनी ही उपसंयोजन संख्या होगी। जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। अब मान लो हमने एग्जांपल ले लिया Na2 ZnCl4, Na2 ZnCl4, एक एग्जांपल तो ये ले लिया। तो इसमें वो हमारे से पूछेगा कि इसमें बताओ उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी है। ऐसी एक एग्जांपल अपने और ले लेते हैं। COEN की थ्राइस Cl3, तो एक एग्जांपल और ले लिया मैंने। तो इसमें भी धातु की उपसंयोजन संख्या हमने ज्ञात करनी है, इसमें भी धातु की उपसंयोजन संख्या हमने ज्ञात करनी है, धातु ने कितने उपसंयोजक बंध बना रखे हैं। तो अब पहले Na2ZnCl4 वाला एग्जांपल देखते हैं। ये तो Zn के साथ 4 Cl जुड़े हैं, Zn के साथ 4 Cl जुड़े हैं, और Cl जो है वो एक दंतुक लिगैंड है, एक दंतुक लिगैंड है। Zn के साथ 4 Cl जुड़े हैं और Cl एक दंतुक लिगैंड है। एक दंतुक लिगैंड यानी एक लिगैंड एक ही बंध बनाता है। तो अभी लिगैंड कितने हैं? 4। तो जब एक लिगैंड एक बंध बनाता है तो 4 लिगैंड कितने बंध बना देंगे? 4 बंध बना देंगे। अतः इसमें उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या जो है वो 4 आएगी। जितने उपसंयोजक बंध बनने हैं वही समन्वय संख्या है। क्लियर? तो पहले तो आप लिगैंड की प्रकृति देख लें कि वो एक दंतुक है या द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, चतुर्दंतुक है, पंचदंतुक है, षटदंतुक है। जैसे Cl एक दंतुक है, एक दंतुक है मतलब एक बंध बनाता है, तो Cl है कितने? 4। तो एक लिगैंड एक बंध बनाता है तो 4 लिगैंड 4 बंध बना देंगे। क्लियर? अब आगे चलें। COEN की थ्राइस Cl3, तो इसमें जो लिगैंड है, ये जो गुरु कोष्टक आप देख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसमें पहले धातु होता है और बाद में लिगैंड होते हैं। तो ये धातु है और ये लिगैंड है, EN लिगैंड है। EN यानी एथिलीन डाइएमीन। अब एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में हम EN लिखते हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। तो शॉर्ट में EN लिखते हैं। तो EN जो है वो द्विदंतुक लिगैंड है। द्विदंतुक यानी 2 बंध बनाता है। तो एक लिगैंड 2 बंध बनाता है। अब आप देखो EN कितने EN जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं EN जो है वो थ्राइस यानी 3 EN जुड़े हुए हैं, 3 EN जुड़े हुए हैं। तो एक लिगैंड 2 बंध बनाता है, क्योंकि ये द्विदंतुक है। एक लिगैंड 2 बंध बनाता है तो 3 लिगैंड कितने बंध बना देंगे? 6 बंध बना देंगे। क्लियर? एक लिगैंड आप देख रहे हैं ये एक EN है, कितने बंध बनाए इसने? 2। एक लिगैंड 2 बंध बनाता है तो 3 लिगैंड जो होंगे वो 6 बंध बना देंगे। अतः यहाँ कोबाल्ट की जो समन्वय संख्या है या इस संकुल में जो समन्वय संख्या है वो 6 है। जितने उपसंयोजन बंध बनेंगे, उपसंयोजक बंध बनेंगे, वही उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो पहले आप लिगैंड की प्रकृति देखें, एक दंतुक है तो एक बंध बनाएगा, द्विदंतुक है तो 2 बंध बनाएगा। उसी हिसाब से आप अपना उत्तर निकाल लें। जितने लिगैंड जुड़े हैं उतनी ही उसी हिसाब से समन्वय संख्या काउंट हो जाएगी। क्लियर? अब चले हम समन्वय मंडल व आयनिक मंडल पे। समन्वय मंडल व आयनिक मंडल पे तो हमने शुरू में एक एग्जाम्पल पढ़ा था K4FeCN6। इसको जब हम जल में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, तो बड़ा ब्रैकेट नहीं टूटता होता, बड़ा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा FeCN6, ये नहीं टूटेगा। लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है वो इससे अलग हो जाएगा K+। अब कितने K+ है? 4। तो 4 K+। अब प्लस के 4 हो गए तो माइनस के भी 4 हो जाएंगे। क्लियर? तो ये संकुल यौगिक था।
इस संकुल यौगिक में दो भाग बन गए। जो इसका गुरु कोष्ठक वाला भाग है उसे बोलते हैं हम समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। और गुरु कोष्ठक के अलावा जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम आयनिक मंडल। आयनिक मंडल। क्लियर। तो संकुल यौगिक में धातु और लिगैंड को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। संकुल यौगिक में धातु और लिगैंड को गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। इस गुरु कोष्ठक को समन्वय मंडल व गुरु कोष्ठक के अतिरिक्त जो भाग होता है वो आयनिक मंडल कहलाता है। अब चले हम। क्लियर। तो समन्वय मंडल आयनिक मंडल वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो आगे चलते हैं होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल पे। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम यानी समान, और हेट्रो होता है डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न। होमो होता है सेम और हेट्रो होता है डिफरेंट। तो यदि धातु के साथ जुड़े सभी लिगैंड समान हो, होमो यानी सेम लिगैंड जुड़े हो, धातु के साथ सभी लिगैंड सेम ही हो, एक ही प्रकार के लिगैंड हो। जैसे यहाँ देखें K4FeCN6, तो इसमें Fe धातु है, धातु के साथ जो लिगैंड जुड़े हैं वो Cn है, सारे के सारे लिगैंड Cn ही जुड़े हैं। तो K4FeCN6 में सारे के सारे लिगैंड Cn ही है यानी सेम ही लिगैंड जुड़े हैं, अतः यह एक होमोलैप्टिक संकुल है। ऐसे ही मान लो मैं इसको लिखूं K4FeCN की थ्राइस Cl3। तो अब आप देखें कि Fe के साथ अलग अलग लिगैंड जुड़े हैं। 3 तो Cn जुड़े हैं, 3 Cl जुड़े हैं, 3 Cn जुड़े हैं, 3 Cl जुड़े हैं। तो जब धातु के साथ भिन्न भिन्न लिगैंड या एक से ज़्यादा प्रकार के लिगैंड जुड़ते हैं तो ऐसे संकुल को हम हेटेरोलैप्टिक संकुल कहते हैं। तो होमोलैप्टिक संकुल क्या होगा? जिसमें सभी लिगैंड सेम होंगे वो होमोलैप्टिक है, और हेटेरोलैप्टिक जिसमें अलग अलग लिगैंड होंगे वो हेटेरोलैप्टिक है। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था यानी आवेश। आवेश निकालना है हमने धातु के ऊपर आवेश। अब देखो जैसे एग्जांपल मैं वही उठा रहा हूँ K4FeCN6। एक एग्जांपल मैंने ये उठा लिया, और एग्जांपल उठा लेते हैं CONH36Cl3। एक एग्जांपल उठा लेते हैं NiCl4-2। इसमें हमने धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है केंद्रीय धातु की। तो धातु जो है वो ब्रैकेट के अंदर देखना है केंद्रीय धातु। सबसे पहले ये केंद्रीय धातु ये Fe, यहाँ केंद्रीय धातु कोबाल्ट, यहाँ केंद्रीय धातु Ni। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी आवेश निकालना है। तो आपको मैं ये बता दूं, सभी स्पीशीज का जो आवेश होता है उनका योग सभी स्पीशीज के आवेश का जो योग होता है, सभी स्पीशीज के आवेश का जो योग होता है वो इस ब्रैकेट पर या इस यौगिक पर जो कुल आवेश है उसके बराबर होता है। सभी का आवेश जोड़ देंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। तो जितनी भी स्पीशीज इस संकुल में हैं उनका आवेश अगर हम जोड़ दें तो कुल आवेश हमारे पास आ जाएगा। यही होगा, सभी स्पीशीज के आवेश का योग जो होता है वो कुल आवेश होता है। अब देखो जैसे Fe का आवेश तो मेरे को ज्ञात करना है, तो जिसका आवेश मेरे को ज्ञात करना है उसका आवेश मैंने x मान लिया। जिसका आवेश मेरे को ज्ञात करना है उसका आवेश मैंने मान लिया x। बाकियों का आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो K पर क्या आवेश होता है? +1। K पर +1 होता है। कितने K हैं? 4। तो एक K पर प्लस का 1 है
तो 4k पर प्लस का 4 हो जाएगा। 1k पर प्लस का 1, आवेश जोड़ने हैं सारे। 1k पर कितने हैं? प्लस का 1, तो 4k पर कितना हो गया? प्लस का 4। योग करना है सभी का, प्लस Fe का आवेश। तो Fe का आवेश कितना मानना हमने? x, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है, तो ये हमें नहीं पता, तो ये x मानना है। तो 1k पर कितना था? प्लस 1, k है कितने? 4, तो 1k पर प्लस 1 है तो 4k पर प्लस 4 हो गया, प्लस Fe का आवेश x, प्लस Cn का आवेश। Cn पे है माइनस का 1, एक Cn पे माइनस का 1 होता है, Cn माइनस की फॉर्म में लिखा जाता है। एक Cn पे माइनस का 1 होता है। कितने Cn है? 6, तो एक Cn पे माइनस का 1 है तो 6 Cn पे माइनस का 6 हो गया। क्लियर? बराबर जो पूरे पे आवेश है। अब आप ये देखो, क्या इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस लिखा है? नहीं लिखा। जैसे इसके ऊपर देखो, कोई प्लस या माइनस है? नहीं है। इसके ऊपर है, बिल्कुल माइनस का 2 है। तो इसमें तो बराबर में जो कुल आवेश आएगा वो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का 2 है। इस पे कुछ भी नहीं है तो इस पे 0 आएगा, इस पे कुछ भी नहीं है तो इस पे भी 0 आएगा। क्लियर? बराबर कुल आवेश 0। अब देखो, प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो प्लस का 4 माइनस का 6 क्या बचेगा? माइनस का 2, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2। यानी यहाँ जो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्लस 2 है। यानी यहाँ जो Fe है वो एक्चुअल में Fe प्लस 2 है। यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 2 है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इन सभी का आवेश अगर मैं जोड़ूँ तो कुल आवेश के बराबर आएगा। यहाँ कोबाल्ट का आवेश मेरे को, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण मेरे को ज्ञात करना है। तो मानना कोबाल्ट का आवेश x, जो ज्ञात करना है उसका x मान लिया, प्लस NH3 पर जो आवेश होता है वो 0 है। NH3 पर ना कोई प्लस होता है ना कोई माइनस होता है, यानी 0 आवेश होता है। तो 1 पर 0 है तो 6 पर भी 0 ही रहना है, तो प्लस 0, प्लस Cl का आवेश। Cl पे होता है माइनस का 1, Cl पे माइनस का 1, एक Cl पे माइनस का 1 है। Cl है कितने? 3, तो एक Cl पे माइनस का 1 है तो 3 Cl पे माइनस का 3 हो गया, बराबर कुल आवेश 0। तो अब ओपन कर लें ब्रैकेट को, x प्लस माइनस माइनस 0 जोड़ोगे तो वही रहना है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर पक्षांतरण करके उधर ले जाओगे तो प्लस 3। तो यानी यहाँ कोबाल्ट पर प्लस 3 आवेश है, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 है। अब चलें आगे, NiCl4-2। तो मानना Ni का आवेश x प्लस Cl का आवेश। Cl पे होता है माइनस का 1, कितने Cl हैं? 4, तो एक Cl पे माइनस का 1 तो 4 Cl पे माइनस का 4, बराबर कुल आवेश पूरे पर आवेश कितना? माइनस का 2। तो ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर माइनस 2, माइनस 4 को उधर ले जाओ प्लस 4 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 2 प्लस 4। तो माइनस 2 प्लस 4 को सोल्व करोगे तो प्लस का 2 बचेगा, यानी x बराबर प्लस 2, x बराबर प्लस 2। अर्थात यहाँ Ni पर प्लस 2 आवेश है, यानी Ni की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं, आवेश ज्ञात कर लेते हैं। तो सभी स्पीशीज के आवेश का जो योग होता है वो कुल आवेश के बराबर होता है, और ये कॉमन सी बात है। सारों का आवेश जोड़ोगे तो टोटल आवेश आएगा। टोटल आवेश ऊपर लिखा होता है, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा 0 है, यहाँ -2 लिखा है तो यहाँ -2 है, कहीं प्लस लिखा होगा तो प्लस आएगा। क्लियर? अब आता है एक टॉपिक और छोटा सा इसमें, समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक। वैसे आगे पूरे चैप्टर में जब हम VBT पढ़ेंगे तब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको
समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक क्या होता है? धातु जो होता है वो लिगैंड के साथ उपसहसूचक बंध द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर? तो धातु और लिगैंड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं। धातु और लिगैंड आपस में जुड़कर एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। एक निश्चित जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में आ जाते हैं, ये निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं। इस ज्यामितीय व्यवस्था को ही हम समन्वय बहुफलक के नाम से जानते हैं। धातु और लिगैंड आपस में जुड़कर एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था बनाते हैं जिसे हम समन्वय बहुफलक के नाम से जानते हैं। जैसे ये ज्यामितीय व्यवस्था वर्ग समतलीय हो सकती है। वर्ग समतलीय का मतलब क्या होगा कि एक वर्ग जैसी संरचना बनी हुई है जिसके बिल्कुल बीचों बीच धातु है और इस चारों कोनों पर धातु के साथ उपसहसूचक बंध बनाए हुए लिगैंड उपस्थित है। तो ये संरचना बन गई वर्ग समतलीय। ऐसे ही ये संरचना हो सकती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होगा? 4 फलकें होंगी। धातु के साथ M के साथ 4 लिगैंड जुड़े होंगे। 4 लिगैंड वर्ग समतलीय में भी हो सकते हैं, 4 लिगैंड चतुष्फलकीय में भी हो सकते हैं। यहाँ L L L L ये चतुष्फलकीय व्यवस्था है। इसमें 4 फलके हैं। फलके कहोगे तो फलके भी मैं गिना देता हूँ। ये मान लो 1 नंबर लिगैंड है L1, ये मान लो 2 नंबर लिगैंड है L2, ये मान लो 3 नंबर लिगैंड है L3, ये मान लो 4 नंबर लिगैंड है L4। अब 3 लिगैंडों को जोड़कर एक फलक बनती है। 3 लिगैंडों को जोड़कर एक फलक बनती है। अब देखो मैं लिगैंड जोड़ रहा हूँ, 3 लिगैंडों को जोड़ना है। L1 L2 और L3 को मैंने जोड़ दिया तो ये एक फलक बन गई। देखो किसको जोड़ा? जब L1 L2 और L3 को जोड़ा तो एक फलक बन गई। तो किस किस से बनी फलक? L1 L2 और L3 से एक फलक बन गई। चतुष्फलकीय का मतलब 4 फलकें बननी है। तो L1 L2 L3 से एक फलक बन गई। अब L1 L2 और L4 से एक फलक बन गई। ये फलक बन गई किससे? L1 L2 और L4 से एक फलक बन गई, यानी 2 फलकें आ गई आपके पास। अब L2 L3 और L4 से एक फलक और आ गई, ये वाली। L2 L3 L4 से, L2 L3 और L4 से, L2 L3 L4 यानी दूसरे तीसरे और चौथे लिगैंड को जोड़ दिया तो एक फलक और आ गई। अब L1 L3 और L4 से एक फलक और आ जाएगी, ये वाली। कौन कौन से? L1 L3 और L4 से, L1 L3 और L4 से। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कितनी फलकें बन गई? टोटल 4। टोटल 4 फलकें बन गई हैं, इसलिए इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। ऐसे ही आकृति आती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय व्यवस्था भी होती है जिसमें 6 लिगैंड जुड़े होते हैं, वो मैं आपको VBT में क्लियर कर दूंगा। अष्टफलकीय अरेंजमेंट भी होती है। वर्ग समतलीय पिरामिडीय भी होती है। वर्गाकार पिरामिडीय या वर्ग समतलीय पिरामिडीय। उसमें क्या होगा? एक लिगैंड ऊपर हो रहेगा। वर्ग तो ये बना ही हुआ है, एक लिगैंड ऊपर की ओर, कागज के तल के ऊपर की ओर उठा हुआ है ऐसे। तो एक लिगैंड बिल्कुल ऊपर है, इसके कागज के तल के ऊपर की ओर है, ये ऐसे यूं है। क्लियर? तो जब इन लिगैंडों को आप ऊपर वाले लिगैंड से जोड़ोगे तो एक पिरामिड बन जाएगा ऐसे। ये देखो ये पिरामिड बन गया। तो वर्ग तो नीचे था ही, ऊपर पिरामिड शेप बन गई ये वाली। तो ये आप देख रहे हैं ये पिरामिड तैयार हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय। वर्ग पिरामिडीय संरचना। तो ये समन्वय बहुफलक बनते हैं कुछ। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में संकुल यौगिकों के नामकरण के साथ। धन्यवाद।